हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम की ये हमारी 26 नंबर की क्लास है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा वॉच करें और अंत में मेरे को आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन है वो इसमें से सही हो रहे हैं। ठीक है, और किसी भी प्रश्न में आपको कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है लोकनायक। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन किस विद्वान का है, यानी ये बात है वो किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये बात है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। इसने कही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैंने इसको याद कैसे कर रखा है? यहाँ पे जैसे देखिए ये समन्वय शब्द आया है तो इस समन्वय शब्द को पकड़ रखा है, यानी हजारी समन्वय। इस प्रकार आप शब्दों को पकड़ लीजिए इसको याद करने के लिए, तो आपको याद करने में सुविधा होगी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जो समन्वय की विराट चेष्टा, तो समन्वय शब्द है वो इसके अंदर से मैंने पकड़ रखा है। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। तुलसीदास की विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? अवधी, ब्रज, हिंदी, संस्कृत। तो तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है वो हमारी ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अब देखिए तुलसीदास की जो अन्य रचनाएं उनमें कौन कौन सी है जो ब्रज भाषा की। तो देखिए मैंने एक छोटी सी लाइन बनाई, कविता ने विनय विनय के गीत और दोहे सुनाए। ये देखिए लाइन हो गई है। ठीक है, थोड़ा पेन सही नहीं चल रहा है। अब इसके अंदर देखो कवितावली, कविता नाम आया, विनय पत्रिका गीत नाम आया, गीतावली और दोहावली। तो कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली और दोहावली, इन सभी की भाषा क्या है? ब्रज है। सभी की क्या है? ब्रज भाषा है। तो इस प्रकार आप इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है रामचरितमानस किस शैली में लिखी गई है? यानी उसकी जो शैली बतानी है, दोहा चौपाई शैली, गीति शैली, कवित छवि शैली और पद शैली। तो देखिए हमारी जो रामचरितमानस है वो दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। कौन सी शैली में लिखी गई है? दोहा चौपाई शैली में। तो अ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यानी सारे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, तो किसी प्रकार एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो रामचरितमानस है वो दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। अब इसके अंदर देखिए गीति शैली की बात करें तो गीति शैली के अंदर हमारी जो विनय पत्रिका है ना वो विनय पत्रिका लिखी गई है। विनय पत्रिका ये भी सॉरी है इसकी तुलसीदास की रचना है। कवित शैली की बात करें तो वो कवितावली है ना वो लिखी गई है। कवितावली कवित शैली। और पद्य शैली की बात करें तो इसके अंदर जो गीतावली है, गीतावली वो लिखी गई है। तो ये सारी है ना याद रखना आपको अलग अलग। बाकी और भी शैली है जो जैसे दोहावली है तो वो दोहा शैली के अंदर है। इसके अलावा हमारे बरवे शैली के अंदर वो बरवे रामायण है, वो तो उनके नाम से पता चल जाती है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वह है तुलसीदास। ये कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भोलाशंकर तिवारी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो बात है वो हमारे 4 नंबर रामचंद्र शुक्ल ने कही है। रामचंद्र शुक्ल ने कही है। 5 नंबर देखिए। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है विनय पत्रिका में कुल कितने पद है? विनय पत्रिका में कुल कितने पद है? तो 179, 279, 379 और आगे वाले ड में वो 479 है। ठीक है, 479। तो हमारा इसके अंदर जो आंसर है वो ब वाला है। आंसर क्या है? ब वाला 279 पद। और भाषा की बात करें तो मैंने ऊपर अभी बताई ब्रज भाषा में लिखी गई है।
इसके अलावा इसमें है कि अगर आपको विनय पत्रिका है ना, तो राम को जानना है ना, राम के बारे में जानना है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा, रामचरितमानस। परंतु तुलसीदास को जानना है, तुलसीदास को जानना है, तो आप क्या पढ़ोगे? विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। यानी तुलसीदास ने अपने बारे में विनय पत्रिका के अंदर बताया है और राम के बारे में रामचरितमानस में बताया। तो ये बात भी आपको याद रखनी। आगे देखते 6 नंबर क्वेश्चन जो अगले पैराग्राफ में है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है तुलसीदास की अंतिम रचना है विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण। तो 6 नंबर देखिए, यानी तुलसीदास की जो अंतिम रचना है वो कवितावली माना जाता है। और मैंने इसको याद कर रखा है कि तुलसीदास ने अंतिम कविता लिखी, तुलसीदास ने अंतिम में क्या लिखा? कविता लिखी। तो कवितावली वो अंतिम रचना है। और भाषा की बात करें तो मैंने ऊपर आपको बता दिया, ब्रज भाषा के अंदर है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। इसमें कुछ लाइनें दे रखी है जो कवितावली से पूछी जाती है। एक बार मैं यहाँ पर इरेज करके थोड़ा आपको बता देता हूँ। यानी कवितावली से कुछ लाइनें वो जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। कौन कौन सी? अवधेश के बालक चार, एक तो वो लाइन है, अवधेश के बालक चार। ये लाइन है ना देकर पूछते कहाँ से ली गई है? तो ये कवितावली से ली गई है। यानी अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। एक दुल्ह श्री रघुनाथ, इस प्रकार की लाइन है, दुल्ह श्री रघुनाथ। ये लाइन देखकर पूछा जाता कहाँ से ली गई है। एक अनुराग तड़ाग, अनुराग तड़ाग भानु उदय, इस प्रकार की। एक तुलसी सुरेश चाप, चंदो दामिनी तलाप, इस प्रकार की। ये जो लाइनें हैं अक्सर ये लाइनें देकर पूछते हैं कि ये कहाँ से ली गई है। तो ये हमारी कवितावली की लाइनें है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है प्राणचंद्र चौहान का समय था 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी। तो प्राणचंद्र चौहान है उसका समय 17वीं शताब्दी था, 17वीं शताब्दी था। और उनकी रचना क्या है? रामायण महानाटक, रामायण महानाटक। ये प्राणचंद्र चौहान की रचना है। उसका समय था 1610 ईस्वी, यानी 1610 में प्रकाशित रचना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। अर्ध कथानक के रचनाकार है बनारसीदास, रहीम, पुष्पदंत, तुलसीदास। तो जो अर्ध कथानक है उसके जो रचनाकार है वो है बनारसीदास, बनारसीदास, जो हिंदी के प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। यानी अर्ध कथानक है वो क्या मानी जाती है? हिंदी की प्रथम, प्रथम आत्मकथा। प्रथम क्या मानी जाती है? आत्मकथा। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या मानी जाती है? हमारी अर्ध कथानक है जो बनारसीदास की है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। भक्ति का मार्ग सबके लिए खोलने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको दिया है? तुलसीदास को, सूरदास को, रामानंद को, कबीर को। तो भक्ति का मार्ग सबके लिए खोलने वाले कौन थे? रामानंद थे। स वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। इसकी लाइन कई बार मैंने बता दिया है, भक्ति द्राविड़, द्राविड़ उपजे, भक्ति द्राविड़ उपजे लय रामानंद, इस प्रकार की लाइन है इसके अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। अबलो नसानी अब न नशी हो पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। आगे एक और है, परंतु ये लाइन हमारी विनय पत्रिका की, ए वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। और विनय पत्रिका कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में है। बार बार हम इसे रिवीजन करेंगे तो हमारे को याद हो जाएगी। और रचना किसकी है? तुलसीदास की है। तुलसीदास की रचना है ये, तुलसीदास की रचना हो जाएगी, भाषा ब्रज हो जाएगी। अब इसके अलावा जो अबलो नसानी है ना, इसके अलावा और भी लाइनें हैं जो इससे संबंधित है। एक लाइन है केसव कहीं ने जाय का कहियो, वो भी हमारी विनय पत्रिका की है। ऐसी मूढ़ता या मन की, वो भी विनय पत्रिका की है। जो निज मन परिहरे विकारा, वो भी विनय पत्रिका की है। और जाके प्रिय ने राम वेदे, ये भी
विनी पत्रिका से। तो ये सारी लाइनें ये मोस्ट है और इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस प्रकार ये पूछा ना, अबलो नसानी अबने नसीब पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की, तो हमारी ये विनी पत्रिका की। इसी प्रकार पूछा जाता है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? पुष्टि मार्ग, सख्य भाव, दास्य भाव, माधुरी भाव। तो देखिए 11 नंबर के अंदर हमारा स वाला ऑप्शन है दास्य भाव, यानी तुलसीदास है उसने दास्य भाव की भक्ति की है। पुष्टि मार्ग की बात करें तो पुष्टि मार्ग की भक्ति वो बल्लभाचार्य ने की है, नाम है पुष्टि मार्ग की स्थापना, तो बल्लभाचार्य जी है। सख्य भाव की बात करें तो सख्य भाव की भक्ति वो सूरदास ने की है, किसने की है? सूरदास ने। और माधुरी भाव की भक्ति की बात करें तो वो मीरा ने की है। तो ये सारी अलग अलग हो जाएगी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी में काल कितने प्रकार के होते? हिंदी में काल कितने प्रकार के होते? 3, 4, 5, 6। तो हिंदी में हमारे 3 प्रकार के काल होते। कौन कौन से होते? एक जो वर्तमान काल होता है, जो अभी मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ तो वर्तमान में काम हो रहा है। एक हमारा भूतकाल होता है जो पीछे बीत चुका है, और एक भविष्य काल होता है जो आगे आएगा। ठीक है, तो ये 3 काल हमारे हिंदी में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अपूर्ण का मतलब है जो वर्तमान में भी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, जिस प्रकार में पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, वह आता तो हम खेलने जाते, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है। तो इसके अंदर अभी मैंने बता दिया ब वाला ऑप्शन है, क्योंकि रेलगाड़ी तेजी से आ रही है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वर्तमान में भी है और ये जारी है, पूरा नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार ऐसे जो रहा है, ये रहा है, रही है, इस प्रकार के शब्द है वो पीछे की ओर आएंगे। तो ये क्या है? ये हमारे अपूर्ण वर्तमान में, यानी वर्तमान में काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है। और जो अ वाला जैसे वह आता तो हम खेलने जाते, तो ऐसे ये हेतु हेतु मंद भूतकाल है। हेतु हेतु मंद भूतकाल, ये भूतकाल का वाक्य है। हेतु हेतु मंद, हेतु का मतलब होता है कारण, यानी वह आता तो हम खेलने जाते, कहने का मतलब वो आया नहीं और हम खेलने के लिए गए नहीं, इससे ये पता चलता है। तो कहने का मतलब काम है वो तो हो चुका है, यानी वह आया नहीं और हम खेलने के लिए गए नहीं, बात बीत चुकी है, वो तो पीछे की बात हो गई। तो हेतु हेतु मंद भूत, हेतु का मतलब कारण का, यानी ये कारण है उसके नहीं, यानी वो आया, आता तो हम खेलने जाते, तो वो आया नहीं तो हम खेलने के लिए गए नहीं, तो इसलिए हेतु हेतु मंद भूत हो जाएगा। 6 में मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है आया, पढ़ी है का मतलब अभी अभी पढ़ी है, अभी अभी पढ़ी, तो अभी पास में काम हुआ, तो आसन है ये, आसन। और कौन सा? भूत है, आसन भूत है, अभी अभी हुआ काम। आसन का मतलब नजदीक है, यानी वर्तमान, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी का मतलब अभी पढ़ी है, यानी एक तो होता पढ़ी थी, मैंने ये पुस्तक पढ़ी थी, तो कहने का मतलब बहुत पुरानी बात हो गई। एक मैंने ये पुस्तक पढ़ी है आया है, तो इसका मतलब अभी अभी ये काम हुआ, तो इसलिए अभी का आसन का मतलब पास में होता है, तो ये अभी अभी काम हुआ है। दूसरी बात है ब वाला ऑप्शन है, सॉरी, ये जो मैंने ये पुस्तक पढ़ी है इसको आसन भूत भी बोला जाता है, और इसे पूर्ण वर्तमान के नाम से भी जाना जाता है, यानी पूर्ण वर्तमान में काम पूरा हो चुका है, तो पूरा हो गया, तो पूर्ण वर्तमान में भी इसको गिना जाता है। प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है, प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है, तो देखो चलती है, ते है, ता है, इस प्रकार का वाक्य आता है, तो ये सामान्य वर्तमान की बात होती है। कौन सी होती है? ये वर्तमान है, और नॉर्मल जो सामान्य बात भी वो है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 14 नंबर में देखिए, अ में 3 है, ब में 4 है, स में 5 है, ड में 6 है। तो वाच्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 14 में अ वाला ऑप्शन है 3 प्रकार के। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते? एक तो होता है कर्तृवाच्य, एक होता है भाववाच्य, एक होता है कर्मवाच्य। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो वाक्य को मैंने अच्छे से पढ़ाया है, वाक्य और वाक्य में फर्क है। तो ये क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हो। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं।
तो जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है वो कर्तृवाच्य कहलाता है, जिसमें कर्म प्रधान होता है वो क्या होता है, कर्मवाच्य कहलाता है। तो ये बातें हैं वो अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाइए, वो क्लास आप जाकर देख सकते हो। तो ये 15 क्वेश्चन है जिसको अच्छे से हमने व्याख्या करते हुए देखिए। कोई क्वेश्चन जल्दीबाजी में अगर गलत बता दिया, कोई आंसर आपको गलत लगता है, कोई डाउट लगता है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर यहाँ तक देखते हुए आ गए हो और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।